हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक है ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे चलता है, तो आपको यहाँ पर 3D मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो क्या क्या है, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। अगर हम लोग कॉन्फिगरेशनल की बात करें तो वो कौन कौन से टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो क्या होता है ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कब ऑब्जर्व होती थी, जबकि किसी मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होता था, तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होती थी। पर अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का बिहेवियर होता है वो डिफरेंट बिहेवियर होता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि कोई एक आइसोमर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमा देता है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड घुमा देता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो दोनों कंपाउंड्स हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो क्या कहे जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स लिया है, ठीक है। उससे निकलने वाली जो लाइट होगी वो एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है साइड में। वो एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि निकलने वाली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर हमने क्या किया कि उसको निकोल प्रिज्म में से पास किया। जब हम उसको निकोल, ये वाला जो प्रिज्म है बच्चों, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, निकोल प्रिज्म बोल देते हैं। ये हमारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, हम लोग इसको लाइट सोर्स बोल देंगे। जबकि ये वाली जो ट्यूब है इसको बोला जाता है बच्चों पोलरीमीटर ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, पोलरीमीटर ट्यूब में। तो क्या होता है कि जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वाली जो लाइट है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बोला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट रखती है, जबकि इस वाली लाइट का जो अपना मूवमेंट था वो एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में था, जबकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपना मूवमेंट रखती है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल देंगे। जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस पोलरीमीटर ट्यूब में से निकालते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या तो ये राइट हैंड साइड घूम जाएगी या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड घूम जाएगी। तो फिर हम लोग इसको क्या बोल देंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड घूमती है इस तरीके से तो हम लोग बोल देंगे कि वो जो कंपाउंड था वो लीवो रोटेटरी था। जबकि अगर ये जो लाइट है अगर ये राइट हैंड साइड इस तरीके से घूम जाती है तो अपन इसको बोल देंगे कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, certain substances possess the property to rotate the plane of polarized light
इस प्रॉपर्टी को ही हमने क्या कह दिया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कह दिया है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड मूवमेंट कराने की टेंडेंसी या फिर लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट कराने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल देते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चा। क्या है, द साइन अटैच विद द एंगल ऑफ रोटेशन सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी कि अगर राइट हैंड साइड में रोटेशन करता है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट हैंड साइड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है, ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी इस तरीके से, अगर ये राइट हैंड साइड घूम रही है तो इसको प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा। अगर ये इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड घूम रही है तो इसको माइनस या फिर लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाएगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि द साइन अटैच विद द एंगल ऑफ रोटेशन सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, while positive sign means that the rotation is clockwise। यानी कि उसने इस तरीके से clockwise घुमाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, if the substance rotates plane polarized light to the right in clockwise direction it is called dextrorotatory and indicated by D or plus। if the substance rotate plane polarized light to the left in anti-clockwise direction इट इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी एंड इंडिकेटेड बाय एल और नेगेटिव। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर राइट हैंड साइड घुमाएगा तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहा जाएगा, उसको प्लस साइन से डिनोट किया जा सकता है। राइट हैंड साइड का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उस कंपाउंड को लीवोरोटेटरी कहा जाएगा। और कौन सा साइन दिया जाएगा, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी ना, वो क्या आ रही होगी कि यार ये तो समझ में आ गया कि एक राइट हैंड साइड जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, पर ऐसा हो ही क्यों रहा है, ऐसी क्या जरूरत थी कि ये सब हो रहा है कि राइट हैंड साइड मुड़ रहा है, कभी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे ही लाइट के पार्टिकल्स पोलरीमीटर ट्यूब में जाते हैं तो पोलरीमीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक सब्सटेंस फिल होता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और लाइट के पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होने लग जाता है, और उस कॉलिजन की वजह से ही हमें ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है, हमें डेविएशन देखने को मिलता है पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर क्या है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ट्यूब। यानी कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा सब्सटेंस का ट्यूब में, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उतने ही ज्यादा कॉलिजन्स होंगे, और जितने ज्यादा कॉलिजन्स होंगे उतना ही ज्यादा हमें ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट पर आते हैं, ऑन द लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। तो सोचो बच्चों कि जितना टाइम तक लाइट उस ट्यूब के अंदर रहेगी, यानी कि जितने टाइम तक लाइट ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा। इस वजह से बोला है कि जो अपन को जो रोटेशन मिलता है ऑप्टिकल रोटेशन, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। वो जो पोलरीमीटर ट्यूब अपन ने ली थी उसकी बात अपन कर रहे हैं।
थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या बोला भाई कि द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा भाई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे, और जितने ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल रोटेशन होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अब तुम्हें पता है कि यार अगर जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, तो कॉलिजन्स कम होंगे, तो ऑप्टिकल रोटेशन भी कम होगा। एज इट इज, अगर वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो कॉलिजन्स भी ज़्यादा होंगे और ऑप्टिकल रोटेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि हमें ये जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व होता है इसके लिए हमने एक टर्म यूज करी है, और वो टर्म क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों एक बार मैं तुम्हें प्रीवियस स्लाइड पर लेकर आती हूँ। प्रीवियस स्लाइड में आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है, माना कि वो थीटा है, तो वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। टेम्परेचर तो अपन कांस्टेंट कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है तो अपन वेवलेंथ को भी फिक्स कर सकते हैं। तो यानी कि मोटा मोटा अपन को क्या समझ में आया कि ये जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है वो इन दो चीजों से मेनली डेविएट होगा। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा सी एल, और ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, इसी को क्या कहा गया है, स्पेसिफिक रोटेशन कहा गया है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, इसका जो अपन को फॉर्मूला दिया हुआ है वापस से वही दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू अल्फा सी एल, तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा ऑब्जर्व्ड लिखा गया है इसको, तो अल्फा ऑब्जर्व्ड हो गया। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन था तो अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय सी एल, इस तरीके से यही फॉर्मूला आ जाएगा ना अपने पास। ठीक है, समझ आ रहा है ना इसका डेविएशन मैंने कैसे किया है, डेरिवेशन कैसे किया है। देखो अब वेयर अल्फा क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, जबकि अल्फा डी क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है ना। डिटरमाइंड एट टेम्परेचर T पर यूनिट लेंथ एट यूनिट कंसंट्रेशन यूजिंग दी लाइन ऑफ सोडियम लाइट। समझ रहे हो बात को, यहां पर हर चीज क्या कर दी है, स्पेसिफिक रोटेशन के केस में फिक्स कर दी है। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर्स में लिया है अपन ने यहाँ पे, जबकि C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव कंपाउंड इन ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, अब हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, किस तरीके से कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि किस किस कंडीशन में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी और कब नहीं होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब बच्चों आप लोग जान चुके हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी ये टेंडेंसी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एंगल पर डेविएट कर दे, यही क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग एक लाइन पढ़ लेते हैं, कंपाउंड्स मस्ट बी एसिमेट्रिकल, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिमेट्रिकल होगा वो क्या टेंडेंसी रखेगा, विच कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। यानी कि कैसे कैसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकते हैं, जो कि एसिमेट्रिकल कंपाउंड हो, है ना, जो कि कैसे हो बच्चों, एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स हो, जिनको कैसे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम लोग हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो हम अगर बाहर से देखें तो हम आधे आधे काटे जा सकते हैं बिल्कुल प्लेन में, यानी कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो सिमेट्रिकल है,
तो पर कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि उस कंपाउंड को हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी कि वो जो कंपाउंड है वो उसकी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेरा ये कोई हाथ है और ये हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यहाँ पे बीच में मिरर लग रहा है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूं तो इधर की तरफ एक थंब बच जाता है, इधर की तरफ भी बच जाता है, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। तो कंपाउंड अगर इस टाइप का बिहेवियर शो करेगा तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जैसे कि ए कोई कंपाउंड है, अगर अपन इसको ऐसे बीच में से निकालें तो यार ये तो आधा आधा कट रहा है, यानी कि ये कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है इस तरीके से। यानी कि अगर इधर की तरफ ए है तो इस ए को अगर मैं इस वाले ए पर रखूं तो ये सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है यानी कि ये सुपर इम्पॉसिबल है मिरर इमेज पे, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर है P, अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री लगाने की कोशिश करती हूँ, इसको इस लाइन से या फिर इस लाइन से काटने की कोशिश करती हूँ तो ये इक्वल हाफ्स में ब्रेक नहीं होता, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो एक एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अगर हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रॉ करें तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके का बनता है। अगर हम लोग इसके मिरर इमेज को उठाकर इस पर रखना चाहें तो ये मिरर इमेज इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। और जो कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं उनकी मिरर इमेजेस पर, वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है इसीलिए ये अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये कोई कंपाउंड है Y, अगर हम लोग इसको इस तरीके से बीच में से काटें तो ये कंपाउंड क्या होगा, दो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये दो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाएगा यानी कि ये कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है, अगर हम इसका मिरर इमेज देखें और इसके मिरर इमेज को उठाकर इस पर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। इस वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो सिमेट्रिकल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा और इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई कंपाउंड है O, अगर हम लोग इसको यहाँ से काटते हैं तो ये कोई सिमेट्री आ जाती है। इसी तरीके से इसको यहाँ से काटते हैं तो भी सिमेट्री आ जाती है, यानी कि अब इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पर सुपर इम्पॉसिबल होगा। और अगर ये मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है Q का, अगर हम लोग इसको इस तरीके से काटें तो ये दो इक्वल हाफ में ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरीके से काटें तो भी दो इक्वल हाफ में ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो और अगर इसकी मिरर इमेज को इस पर सुपर इम्पोज करना चाहें तो ये मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बच्चों आपको क्या बात समझ में आई कि जो कंपाउंड्स सिमेट्रिकल होते हैं अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि वो कंपाउंड्स जो कि खुद की मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे हाथ हैं,
ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर हम इनको इस तरीके से ओवर शेडो करेंगे तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि जो हमारा हाथ है ना वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो कैसा है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं पर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं। अब बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसकी समरी इसमें आ जाएगी। देखते हैं एक बार क्या बोला हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज कायरल कंपाउंड। अभी तक तो हम लोग सिमेट्री और एसिमेट्री की बात कर रहे थे। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, कायरल कंपाउंड बोल सकते हैं। और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एकायरल कंपाउंड होगा, यानी कि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं तो हर टॉपिक के पहले ही ऐसा बोलती हूँ, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, पर बच्चों अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कैसे पढ़ोगे। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सच में भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ सिमेट्री है ना, इससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा, और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि एकायरल होगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों सिमेट्री तो हमारे हर चीज़ में काम आती है, जीवन ही सिमेट्री से चल रहा है। रोटी गोल ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल लगती है, अच्छी लगती है ना। तो इस तरीके से सिमेट्री तो हर जगह प्रेजेंट है। हम लोग जो पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल in two equal parts which are mirror images of each other is known as plane of symmetry। ये तो मैंने रीड कर दिया। अब इसकी फील समझना बच्चों, फील क्या है इसकी। ये कुछ मेरे पास है ना। इसको काटने के 3 तरीके हैं। आप लोग एक्सिस बहुत अच्छे से जानते हो कि 3 एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। सभी लोग अच्छे से जानते हो ना। अगर आप लोग किसी रूम में प्रेजेंट हो तो ऐसे सीधी जो एक्सिस जा रही है वो तो एक्स मान लो, ऊपर की तरफ जाने वाली एक्सिस को वाई मान लो, और आपकी तरफ भी एक एक्सिस आ रही होगी वो जेड हो जाएगी। इस तरीके से ये जो तीनों एक्सिस हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए बच्चों एक्स वाई जेड इस तरीके से मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये बोर्ड तो आपको नजर आ रहा होगा ना, इतना तो नजर आ रहा है। मैंने इस वाली एक्सिस को क्या मान लिया, एक्स, इसको क्या मान लिया मैंने, वाई, और ये जो आपकी तरफ आ रही है इस तरीके से, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, जेड। अब मुझे इस बोर्ड को काटना है, असलियत में नहीं काटना, नहीं तो पढ़ाऊंगी कैसे, सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो मुझे इस बोर्ड को काटना है। तो मैंने x और इसको y बोला था, तो या तो मैं इसको ये xy प्लेन से बिल्कुल आधा आधा काट सकती हूँ। एक तो ये xy प्लेन हुआ, ठीक है। अब ये वाली एक्सिस कौन सी थी बच्चों, जेड एक्सिस थी जो आपकी तरफ आ रही थी वो, या फिर ये जो x है और ये वाली जो जेड एक्सिस है इसके थ्रू ये वाला प्लेन भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ इस तरीके से, वर्टिकल प्लेन, ये वाला प्लेन भी वर्टिकल प्लेन। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि ये जो y एक्सिस है और ये जो एक एक्सिस जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। तो वाई जेड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये वाला प्लेन भी लगा सकती हूँ। यानी कि बच्चों आपने क्या सीखा कि हम टोटल या तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये
हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से, या फिर ये वाला वर्टिकल प्लेन, या फिर ये वाला वर्टिकल प्लेन। ये 3 प्लेन हम लोग लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और वर्टिकल। इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को काट सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना बच्चों? अब अपन को किसी भी चीज को इस तरीके से काटना है कि जब वो कट जाए तो जो 2 इक्वल पार्ट हों वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। वो कैसे? तुम्हें तो मैं नजर आ रही हूं ना, मुझे काट दो, इतना इतना काटो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इधर भी एक आंख है, इधर भी है। तो यानी कि तुम्हें 2 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं और वो जस्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मुझे इसको काटना है, बीच में से काटा। अगर मैं इसको बीच में से काटती हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया। अब मुझे क्या है कि इस पेन को काटना है, इस वाले पेन को काटना है मुझे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यार इधर की तरफ तो पॉइंट है और इधर की तरफ पॉइंट नहीं है, यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से काटोगे तो कोई प्लेन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इधर की तरफ तो पॉइंट है और इधर की तरफ पॉइंटेड नहीं है, तो यानी कि यहां पर कोई प्लेन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटती हूं तो ये पॉइंट से लेके पूरा का पूरा आधा आधा कट जाएगा, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन लग जाएगा, यहां पर POS प्रेजेंट हो जाएगी। ये वाला प्लेन तो नहीं है, वर्टिकल प्लेन तो नहीं है, पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे काटना चाहूं, ऐसे सीधा सीधा, तब भी क्या होगा बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा पेन है वो इस तरीके से आधा आधा कट जाएगा, पूरा का पूरा, यानी कि उस टाइम पर भी POS प्रेजेंट होगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में कट करने पर अगर 2 इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों तो वो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे एक एक करके। देखते हैं बच्चों एक बार, ये कोई ए ले लिया हमने। अब ए को अगर मैं बीच में से काटूं तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पर अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से काट देती, इस तरीके से अगर मैं इसको काट देती तो इस कंडीशन में 2 इक्वल हाफ नहीं होते, यानी कि यहां पर POS प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेन लगेगा, ये वाला प्लेन नहीं लगेगा। तो देखिए आप यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं Y। अगर इसको भी बीच में से काट दिया जाए इस तरीके से तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर भी POS लग जाएगा। देखिए इस तरीके से, यानी कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ POS इन बेंजीन। बेंजीन को तो सभी जानते हैं ना, सभी की रिश्तेदार लगती है बेंजीन, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। देखिए बेंजीन है, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये कोई स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहां से भी काट सकते हो, यहां से भी काट सकते हो, और एक जो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जिसको सैंडविच प्लेन भी कहते हैं, उससे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी काटा जा सकता है, इस तरीके से भी काटा जा सकता है ना। यानी कि बेंजीन में
बहुत सारे प्लेन प्रेजेंट है। मैंने जो जो बताया था वो देखो, एक बार तो एटम्स के थ्रू काट दिया, ये वाले के थ्रू भी काट सकते हैं और इसके थ्रू भी काट सकते हैं। फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया। फिर देखिए बच्चों आप, ये वाला दो एटम्स के बीच वाला प्लेन लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन, क्योंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हम लोग इसको बहुत तरीके से काट सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन लग रहा है, ये वाला प्लेन लग रहा है, और एक बार एटम्स के थ्रू काटा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको नंबरिंग दे दिया, 1 2 3 4 5 और 6 करके हमने नंबरिंग दे दिया। तो अब देखो बच्चों में 1 और 4 इस तरीके से काट सकती हूँ, फिर 2 और 5 ऐसे काट सकती हूँ, फिर 3 और 6 इस तरीके से काट सकती हूँ। यानी कि एटम्स तो फिनिश हो गए। अब हम दो एटम्स के बीच में प्लेन लगाएंगे। वो कैसे कि 1 2 और 4 5 इसके बीच में से आधा आधा काटा जा सकता है, या फिर 2 3 और 5 6 इसके बीच में से आधा आधा काटा जा सकता है, या फिर 3 4 और 1 6 इनके बीच में से आधा आधा काटा जा सकता है। और एक हमारा सैंडविच प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही, क्योंकि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो सारे एटम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करते हैं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि सैंडविच प्लेन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने प्लेन लग रहे हैं बच्चों यहाँ पर? टोटल 7 प्लेन लग रहे हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 जैसा कि आपको दिखाया गया है। ये 1 2 4 5 है, ये 2 3 5 6 है, ये 3 4 1 6 है, ये वाला सैंडविच प्लेन है, ये वाला 3 6 के एटम्स के बीच में से काट रहे हैं, 3 6 2 5 और 1 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी तक तो हम लोगों ने बेंजीन की बात करी है। अगर आप टेट्राहेड्रल कार्बन को एज्यूम करो, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है, ये वाला कार्बन कैसा है? टेट्राहेड्रल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको किस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल कार्बन की दो वैलेंसीज तो होती है प्लेन पे। ठीक है, एक वैलेंसी होती है ऊपर की तरफ और एक वैलेंसी होती है नीचे की तरफ। समझ आ रहा है ना बच्चों? एक बार और देखो, दो वैलेंसीज तो प्लेन पर है, एक वैलेंसी ऊपर है और दूसरी वैलेंसी नीचे है। यानी कि टोटल अगर आप देखो तो 2 V है। एक V तो प्लेन पर प्रेजेंट है इस तरीके से, एक V तो ऐसे है, V दिख रहा है ना, ये एक V तो ऐसे है, दो वैलेंसीज तो इस तरीके से है, और दो वैलेंसीज इसके जस्ट परपेंडिकुलर है इस तरीके से, एक वैलेंसी और दो वैलेंसी, यानी कि 2 V हैं, जिसमें से एक तो ऐसे है और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इस तरीके से 2 वैलेंसीज प्लेन पर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यही क्या होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल कार्बन यही होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर 1 2 3 और 4, चारों के चारों एटम्स बिल्कुल सेम है, सभी का कलर है ना ब्लूइश कलर है ना सभी का, यानी कि सारे एटम्स क्या हैं? सेम है। तो यहां पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? क्या होगी यार? क्यों होगी? क्योंकि अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि अगर आप सैंडविच प्लेन लगाओगे तो दो एटम्स जो यहां पर हैं वो तो आधे आधे कट जाएंगे। अब बचा एक ऊपर और एक नीचे, वो ऊपर की तरफ एक रह जाएगा, नीचे की तरफ एक रह जाएगा, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। यानी कि इस तरीके से यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों।
यहाँ पर देखिए आप क्या किया है, अगर चारों के चारों एटम्स सेम हैं तो बच्चों क्या किया है ना कि ये वाले जो दोनों एटम्स हैं ना इनको तो प्लेन पर मान लिया है इस तरीके से, ठीक है। एक को अबव द प्लेन ऐसे और एक को बिलो द प्लेन, तो ये वाला मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। फिर से क्या किया है, अभी तो इन्होंने ये वाला प्लेन लगाया था, अब इन्होंने ऐसे वाला प्लेन लगा दिया तो भी आधा आधा कट जाएगा। अब ये कोई मॉलिक्यूल दे दिया बच्चों, यहाँ पर ये वाला एटम डिफरेंट है और ये तीनों के तीनों एटम्स सेम हैं। तो अब हमसे ये पूछा है कि बताओ यहाँ पर कितने प्लेन होंगे। तो अगर मैं इस ग्रीन वाले एटम को और ये जो मेरा ग्रीन वाला एटम है और ये जो ब्लू वाला एटम है, अगर मैं इसको प्लेन पे रख दूं और बाकी जो दोनों सेम है उनको मैं वर्टिकल प्लेन पे रख दूं तो यहाँ से ये आधे आधे कट जाएंगे, यानी कि ये वाला प्लेन लग जाएगा। अब मैं यही काम इन दोनों के साथ भी कर सकती हूँ, इन दोनों के साथ भी कर सकती हूँ और इन दोनों के साथ भी कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने प्लेन लग जाएंगे बच्चों, 3। देखिए बच्चों 1 और 2 के अलोंग लग जाएगा, एक बार 1 3 के अलोंग और एक बार 1 4 के अलोंग लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे काट दिया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या किया है कि ये दो एटम्स तो सेम हैं और ये जो दोनों एटम्स हैं ये दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। तो अब क्या होगा कि इस कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि दो एटम्स तो इस तरीके से रहेंगे, दो एटम्स इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो ये सेम एटम कट जाएंगे और ऊपर वाले क्योंकि दोनों सेम है तो प्लेन लग जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक बार तो हमने ब्लू एटम्स को प्लेन पे रखा, एक बार हम लोग ग्रीन एटम को प्लेन पे रख लें और ब्लू एटम को वर्टिकल पे रख लें, तो इस कंडीशन में भी प्लेन लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने प्लेन लगेंगे बच्चों, 2, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बता दिया, एक बार 1 3 को क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, 2 4 को वर्टिकल पे रख दिया, तो एक तो ये वाला प्लेन लग गया। एक बार क्या किया कि 2 4 को हॉरिजॉन्टल पे रख दिया और 1 और 3 को वर्टिकल पे रख दिया, तो वो वाला प्लेन लग गया, ठीक है। अब बच्चों वापस से जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है वहां पर सारे के सारे एटम्स सेम है, सभी का कलर आपको सेम दिख रहा है, सारे एटम्स क्या हैं, सेम हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर सारे प्लेन लगेंगे, 1 2 के थ्रू भी लग सकता है, 1 3 के थ्रू भी लग सकता है और 1 4 के थ्रू भी लग सकता है। पर बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल कार्बन दिखता कैसे है। मैंने बोला था कि 2 वैलेंसीज तो प्लेन पर होती हैं, एक वैलेंसी ऊपर और एक वैलेंसी नीचे होती है। साथ ही साथ तुम ये भी सोच सकते हो कि एक वी तो हॉरिजॉन्टल है और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा वी है जो कि इस तरीके से है, ऐसे। तो इस तरीके से 4 वैलेंसीज कंप्लीट होती हैं टेट्राहेड्रल कार्बन की। तो यहाँ पर 1 2 के थ्रू भी प्लेन लग सकता है, 1 3 के थ्रू भी लग सकता है और 1 4 के थ्रू भी लग सकता है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि 1 2 1 3 1 4 तो ले लिया, एक बार हम लोग 2 3 को भी तो ले सकते हैं, या फिर हम लोग 2 4 को भी तो ले सकते हैं, या फिर हम लोग 3 4 को भी तो ले सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग प्लेन लगा सकते हैं। यानी कि अगर सारे एटम्स सेम हों तो हम लोग टोटल कितने प्लेन अप्लाई कर सकते हैं, 6 प्लेन्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों देखो हर तरीके से काट के बता दिया आपको, है ना। अब यहां पर जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है बच्चों, वहां पर ये 2 वैलेंसीज तो सेम हैं पर ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है। अब अपन को ये सोचना है कि यार अपन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे अप्लाई करें। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि हम लोग 2 और 4 को तो रख देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरीके से,
और 1 और 3 को रख देंगे ऊपर और नीचे। तो अगर अपन इसको ऐसे काटेंगे तो 2 और 4 तो आधा आधा कट जाएगा, और 1 और 3 क्योंकि सेम है वो बचेगा, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल है, और वो किसके थ्रू जाएगा? 2 और 4 के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्लेन है वो किसके थ्रू लग रहा है बच्चों? 2 और 4 के अलोंग लग रहा है, एक POS प्रेजेंट है। इस तरीके से बच्चों काटा हुआ है कि 2 और 4 तो आधा आधा कट गया, और बाकी ये वाला एटम और ये वाला एटम पूरा पूरा बच गया। तो जो मॉलिक्यूल हमें मिला वो 2 इक्वल हाफ में है, और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यानी कि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ये बताया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वही चीज वापस से, अगर अपन इसको और इसको 1 और 3 के थ्रू अगर हम लोग प्लेन लगा देते तो ये वाला एटम और ये वाला एटम अलग अलग होता, यानी कि वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। हमें किसके थ्रू लगाना पड़ेगा? 2 और 4 के अलोंग ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब आपको सारे के सारे एटम्स ही डिफरेंट दे दिए, तो यार कोई 2 एटम तो कट जाएंगे, पर जो रिमेनिंग 2 एटम होंगे ऊपर और नीचे वाले वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो वो 2 इक्वल हाफ में नहीं ब्रेक होंगे, और इक्वल हाफ भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। यानी कि इस कंडीशन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब हमें ये पूछा हुआ है कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं। तो आपको ये वाला जो कार्बन है वो sp2 नजर आ रहा है, ये भी sp2 नजर आ रहा है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो मैं क्या एज्यूम कर सकती हूँ कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये सैंडविच प्लेन लगाऊंगी ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर मैं अप्लाई करूंगी तो सारे मॉलिक्यूल्स आधे आधे कट जाएंगे। यानी कि एक प्लेन तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, प्लस और मैं क्या कर सकती हूँ कि इसको बीच में से चीर फाड़ देते हैं, यार यहाँ से आधा आधा तोड़ देते हैं। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो इसको बीच में से आधा आधा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी। यानी कि 2 प्लेन तो हमें मिल गए। अब हम क्या सोच रहे हैं कि यार तीसरा प्लेन कौन सा हो। तो अगर अपन इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इधर तो रेड वाली बॉल्स हैं और उधर की तरफ ब्लू बॉल्स हैं, नहीं हो पाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर टोटल हमें कितने प्लेन दिखे? 2। देखते हैं बच्चों ये किस तरीके से है। एक तो हमने ऐसे काटा, आधा आधा काट दिया, एक बार हमने सैंडविच प्लेन लगा दिया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर 2 POS 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से काट सकती हूँ क्या? बिल्कुल काट सकती हूँ। जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि रिंग को किस पर अज्यूम करो? प्लेन पर। तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, बीच में से काट दिया, बीच में से ही तो काटा है। तो यहाँ पर POS प्रेजेंट है एज इट इज। यहाँ पर आ जाओ तुम, इसको भी बीच में से चीर फाड़ दिया, POS लग गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर आ जाओ तुम। अब यार यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो ऐसे काट दिया जाए, या तो ऐसे काट दिया जाए, या फिर ऐसे काट दिया जाए। ये वाला तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, ये वाला थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा इस तरीके से। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं कैसे समझा सकती हूँ इसको कि 4 मेंबर्ड रिंग है, डायगोनल्स पर, रिवर्स कोनों पर, एक तरफ H है दूसरी तरफ Cl, एक तरफ H है और दूसरी तरफ Cl।
मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और Cl जहां जहां थे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मैंने यहाँ से प्लेन लगा दिया, तो ये बेचारा हाइड्रोजन Cl आधा आधा कट गया, तो इधर भी सेम था उधर भी सेम था, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो गई। यानी कि यहाँ पर कितने प्लेन आए अपने थर्ड वाले में, अपने पास 2 प्लेन्स आ गए। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे शो भी किया गया है बच्चों। देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 2 प्लेन लगाए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। हम लोग पीओएस की बातें तो बहुत कर ली है, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ। क्या करो, सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ। अब सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अगर उधर भी सेम दिखे इधर भी सेम दिखे, तो यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको मैं आपको किस तरीके से बता सकती हूं कि जैसे मान लो ये कोई सर्कल ले लिया मैंने, मैंने सर्कल बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर है। अब मैं सेंटर से इधर की तरफ जा रही हूं तो मुझे ए मिल रहा है, इधर की तरफ भी जा रही हूं तो ए मिल रहा है। तो आपने क्या देखा कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक जाने पर अगर सेम ग्रुप्स मिल जाएं तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहां पर है, अगर मैं इसके अपोजिट साइड में इधर गई और मुझे इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, तो मेरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया। यानी कि इधर गई और फिर इधर गई, इधर भी अगर सी मिला और इधर भी मिल गया, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बच्चों एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लें। देखते हैं बच्चों क्या है। इट इज अ पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच ऑन ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, मैंने लिखा है यहाँ पे सेम डिस्टेंस है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन वन मीट्स द सेम ग्रुप और एटम। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों इसका अपन एग्जांपल देख ले बेंजीन के लिए। बेंजीन का ये सेंटर है, इससे इधर चले तो सेम एटम, इधर भी सेम एटम, इधर भी सेम एटम, इधर भी सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। इसका मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन भाई साहब है ना, बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ना, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 2 और 5, फिर 1 और 4, फिर 3 and 6। ठीक है, 1 4 2 5 और 3 6 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे कुछ होती है। इधर चलेंगे तो अपन को कॉर्नर मिल जाएगा, पर इधर की तरफ चलेंगे तो एज मिलेगी। ये तो एज है और ये इसका ट्राइंगल का कॉर्नर है, यानी कि हमें सेम चीज नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और sp2 है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, यानी कि मैंने इसको क्या किया, प्लेन पर एज्यूम कर लिया। अब मैंने क्या देखा कि ये अपना डबल बॉन्ड है, इधर की तरफ हाइड्रोजन है, मान लिया इधर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर की तरफ ड्यूटेरियम है ना। अब इधर की तरफ ड्यूटेरियम है और इधर की तरफ हाइड्रोजन है, तो ये जो सेंटर है, अगर मैं इससे अपोजिट साइड चलूंगी तो इधर मेरे को हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन मिल गया। इस सेंटर से अपोजिट साइड गई तो इधर भी ड्यूटेरियम और इधर भी ड्यूटेरियम मिल गया, यानी कि मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर जाने पर
सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जैसे बताया हुआ है ना, ये इधर गए तो भी रेड बॉल, इधर गए तो भी रेड बॉल, इधर गए तो ब्लू, इधर भी ब्लू। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ पर POS तो है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर POS तो है, पर क्या यहाँ पर COS है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर जाएंगे तो ब्लू मिलेगा, इधर जाएंगे तो रेड, इधर जाएंगे तो रेड, इधर जाएंगे तो ब्लू। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है COS? क्या ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? तो यार इधर भी ब्लू बॉल है, इधर भी ब्लू बॉल है, तो इनका तो पंगा खत्म। अपन तो इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ ऊपर जाने पर येलो, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी येलो बॉल, इधर जाने पर ब्लू बॉल, तो इधर भी ब्लू। वाह यार, मजा आ गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि यहाँ पर तो सब कुछ सेम है, पर यहाँ भी सब कुछ सेम है, पर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं बच्चों। अब हमें क्या दे दिया कि यार इधर येलो बॉल दे दी और इधर येलो बॉल दे दी, और अब पूछा है कि बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? तो यार मैंने क्या किया कि यार मैं इधर चली तो येलो बॉल मिल रही थी, इधर चले तो हमारे पास इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे ब्लू बॉल मिली। इधर गए तो येलो बॉल और इधर गए तो ब्लू बॉल, यानी कि हमें सेम बॉल्स नहीं मिली। इधर येलो मिल रही है, इधर ब्लू, इधर येलो मिल रही है, इधर ब्लू, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्या बोलती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर जाने पर अगर हमें सेम ग्रुप्स मिलते हैं तो ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, यहां पर नहीं है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, येलो ब्लू, येलो येलो, ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन। तो बच्चों अगर मैं यहां से जाती हूं तो ग्रीन मिल गई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी ग्रीन मिल गई, मजा आ गया। इधर की तरफ हमें ब्लू मिल रही है और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने पे भी ब्लू मिल रही है, ठीक है। पर अगर हम लोग इसके और इसके लिए देखें, ये अब हम लोग इसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो मिल रही है बच्चों येलो बॉल और इधर मिल रही है ब्लू बॉल, पंगा हो गया यार। एज इट इज देखो यार, यहाँ पे तो येलो मिल रही है और यहाँ भी येलो मिल रही है, ये तो सही है। पर क्योंकि इसके अलोंग यहाँ पे जाने पे तो येलो मिल रही थी और इसी के रिवर्स जाने पर हमें ब्लू बॉल मिल रही थी, इस वजह से, इस बॉल की वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है COS? वापस से पूछा है कि यार ये क्या COS रखेगा क्या? तो बच्चों देख लेते हैं, ये सेंटर है, ऊपर जाएंगे तो H, नीचे जाएंगे तो H, ठीक है भाई। ऊपर जाएंगे तो COOH, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो COOH, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ऊपर जाएंगे तो CH3, नीचे जाएंगे तो भी CH3, सही है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो CH और यहाँ पर भी H, यानी कि यहाँ पर COS प्रेजेंट होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे हमें सेम ग्रुप्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे ये ड्रॉ भी किया हुआ है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन को। बिल्कुल नया टॉपिक है,
क्या लिखा हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन का मतलब पता है क्या होता है, वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट वैलेंसीज जुड़ी हुई हों, वो कार्बन जिससे कि 4 डिफरेंट वैलेंसीज जुड़ी हुई हों, उस कार्बन को क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन बोला जाता है, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों ये किस तरीके से है। If all the 4 bonds of carbon are satisfied by 4 different atoms or groups, it is chiral. Chiral carbon is designated by asterisk. ऐसे asterisk बना देते हैं ऐसे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट वैलेंसीज से जुड़ा हुआ हो तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चों। ये कोई कार्बन है, इससे हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन जुड़ा हुआ है। चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट हैं, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन होगा। इस तरीके से बच्चों 1 2 3 4 चारों की चारों बॉल्स डिफरेंट कलर की है, तो इस कंडीशन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आपको इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे, जहां की कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप्स डिफरेंट हों, साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल में POS और COS एब्सेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखना बच्चों, इफ अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप देन इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इट इज नॉन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड एज। ये तो आप जानते हो, ABCD अलग अलग शो कर दिया इसको। फिर देखो बच्चों कि अब हमें ये पूछा हुआ है कि हमें दिए गए कंपाउंड में कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये कोई 4 अपन को कंपाउंड दे दिए हैं, तो यार ये वाला जो कार्बन है इसके साथ CH3, CH2, CH3, OH और H 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल है। सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों, ये वाले कार्बन से देखो OH, H इधर की तरफ कुछ और यहाँ पे, यानी कि ये वाला भी कायरल है। एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी CH3H ये वाला और ये वाला, ये चारों डिफरेंट है, यानी कि ये भी कायरल होगा। और यहाँ पर 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आओ बच्चों, ये वाला एटम कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल, इस तरीके से टोटल 5 होंगे। यहाँ पर ये फॉस्फोरस के लिए दिया हुआ है बच्चों, फॉस्फोरस से जुड़ी हुई, क्योंकि 4 वैलेंसीज डिफरेंट हैं तो अपन इस फॉस्फोरस एटम को कायरल एटम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम then the molecule as a whole becomes chiral and hence optically active and will show optical isomerism। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना बच्चों, वो ये है, ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यानी कि उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो ये हम श्योरली बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर अगर 2 कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो जाए या फिर 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो हमें वहां पर POS
या फिर COS को चेक करना पड़ेगा। अगर POS और COS दोनों ही एब्सेंट होंगे तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो गया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक बार और रिपीट करती हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो ये बात श्योर है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर अगर एक से ज्यादा कायरल एटम्स हैं तो हमें POS और COS को चेक करना पड़ेगा। अगर POS और COS दोनों ही एब्सेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो गया तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। नोट डाल के लिखा हुआ है यही बात। क्या लिखा हुआ है? इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स आइदर POS और COS और बोथ देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि POS प्रेजेंट हो जाए या COS प्रेजेंट हो जाए या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो जाए तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पर अगर दोनों ही एब्सेंट हो तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसा कि लिखा भी हुआ है, इफ बोथ POS एंड COS आर एब्सेंट देन ओनली द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये टेबल दी हुई है, हमें यहां पर पूछा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है। टेट्राहेड्रल कार्बन पर हम लोग कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दो वैलेंसीज तो होती है प्लेन पे, एक वैलेंसी होती है ऊपर और एक वैलेंसी होती है नीचे। अगर तुम ये जो प्लेन पर ये वाली वैलेंसी है इसके अपोजिट साइड में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसके अपोजिट साइड में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, और ये जो दो ऊपर की तरफ वैलेंसीज है जो खड़ा हुआ V है, अगर तुम उसके अपोजिट साइड में गए तो नीचे की तरफ कुछ नहीं मिलेगा, इधर की तरफ गए तो इसके अपोजिट कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि टेट्राहेड्रल कार्बन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती। प्लेन तो प्रेजेंट हो सकता है पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे कि COS नहीं है भाई, POS तो होगा क्योंकि चारों वैलेंसी सेम है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि दोनों ही क्या होने चाहिए थे? एब्सेंट होने चाहिए थे, तो ही तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ना, तो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ POS कितने हैं? 6 हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि यहां पर नंबर ऑफ POS कितने हैं? 6 हैं। यहां पर आइए बच्चों, एक वैलेंसी डिफरेंट हुई है बस, तो COS तो क्या रहेगा? एब्सेंट, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि टेट्राहेड्रल कार्बन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। पर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और नंबर ऑफ प्लेन की बात करें तो कितने आएंगे? 3। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं बच्चों। दो वैलेंसी डिफरेंट हुई है ना? दो वैलेंसी सेम है, दो वैलेंसी डिफरेंट है। COS एब्सेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। Br और Cl के थ्रू हम लोग ऐसे करके प्लेन लगाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नंबर ऑफ POS सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। 4th नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे चारों वैलेंसीज डिफरेंट है तो COS प्रेजेंट नहीं होगा, POS भी प्रेजेंट नहीं होगा, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर कोई POS प्रेजेंट नहीं है। अब हमें और भी कंपाउंड दिए हुए हैं जहाँ की हमें POS का और COS का पता करना है। ये कोई रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को आपको कैसे एज्यूम करना है कि कोई टिल्टेड लाइन है, टेढ़ी लाइन है, डायगोनल लाइन है, उसके एक लाइन के एंड पे CH3 ऊपर की तरफ, H नीचे और Cl इधर की तरफ। वापस से ये टिल्टेड लाइन थी, इसका ये वाला एंड है, CH3 ऊपर की तरफ, H नीचे और Cl नीचे। अगर मैं इसको इसके बीच में से काट दूं
तो CH3HCl, CH3HCl आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी होंगे, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। पर अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इधर की तरफ CH3 था, उस वाले एंड पर भी ऊपर की तरफ CH3 था। तो अगर इस पॉइंट से मैं इधर वाले CH3 की तरफ आती हूँ तो मुझे नीचे की तरफ कोई CH3 नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर COS एब्सेंट होगा, पर ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि POS प्रेजेंट है। इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। वापस से एक एंड पे CH3 ऊपर, H नीचे और Cl इधर की तरफ। यहाँ पर CH3 इधर, अब Cl अपोजिट साइड में, Cl को मेरे को इधर रखना पड़ेगा और H को इधर की तरफ, यानी कि अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी तो इधर की तरफ तो Cl इधर आ रहा है और H इधर आ रहा है, उधर की तरफ H उधर आ रहा है और Cl उधर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला POS नहीं लगेगा। अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाए तो CH3 तो ऊपर रह जाएंगे, पर H और Cl नीचे रह जाएंगे, यानी कि वापस से POS नहीं लगा, यानी कि यहाँ पर POS क्या है बच्चों, एब्सेंट है। वापस से COS भी एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। ये न्यूमान्स प्रोजेक्शन है। न्यूमान्स प्रोजेक्शन में हम लोग एक तो मानते हैं फ्रंट कार्बन, एक मानते हैं बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन का क्या मतलब है कि उससे CH3, H और Cl जुड़ा हुआ है। बैक कार्बन का क्या मतलब है कि बैक कार्बन से CH3, H और Cl जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इन फ्रंट और बैक के बीच में अगर मैं इस तरीके से प्लेन लगा दूं तो ये मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि CH3 यहाँ पर है, CH3 ही ऊपर है। अगर मैं यहाँ से सेंटर से चलती हूँ तो मुझे ऊपर की तरफ तो CH3 मिल रहा है, पर नीचे की तरफ CH3 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि POS प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सोहर्स का ही एग्जाम्पल है। मैंने बोला था डायगोनल लाइन खींचना, है ना, खींच ली। इधर की तरफ रखा Cl, H और Br को, ठीक है। आगे की तरफ क्या रखा, इधर की तरफ रखा Br, H और CH3 नीचे की तरफ। तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है यार कि यहाँ पर है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके लग जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं लगेगा, पर सेंटर ऑफ सिमेट्री लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर Cl को यहाँ पे रखा था, Br को इधर की तरफ रखा था राइट हैंड साइड और H को रखा था लेफ्ट हैंड साइड, जबकि ये जो पीछे वाला कार्बन है इसमें अपन ने रखा Br को लेफ्ट हैंड साइड, H को राइट हैंड साइड और Cl को नीचे। तो Cl मिल रहे हैं ऐसे जाने पे, है ना, और इधर से जाने पे यहाँ पे Br मिल रहा है, इधर की तरफ Br मिल रहा है, इधर की तरफ H और यहाँ पर भी H मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि POS तो प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पर COS प्रेजेंट है। इस वजह से ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ गए। sp2 कार्बन है सीधा सीधा, यानी कि सारा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है। अब क्या है बच्चों, इधर की तरफ है Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यानी कि अब मैं सेंटर से अपोजिट साइड जाऊंगी तो दोनों तरफ मुझे Cl एटम्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, पक्का से होगा। अब अगर अपन प्लेन की बात करें तो अपन इस वाले प्लेन से तो नहीं काट सकते इसको, पर सैंडविच प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो अपन इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर POS भी प्रेजेंट है और COS भी प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये कोई एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर आप यहाँ से इसको काटते हो तो यहाँ पर POS लग जाएगा, पर अगर आप इसके लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो तो यहाँ पे जाने पे H मिलेगा।
पर यहाँ पे जाने पे तो CH3 CH2 कुछ ग्रुप मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन तो प्रेजेंट है पर COS प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आकर बच्चों हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस कायरल एटम प्लस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री POS और COS फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना और ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो। ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है।